मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हेल्थ और हमारे ख़ास प्रोग्राम इंडिया न्यूज़ हेल्थ ओपीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे जानते हैं कि हमेशा हम शाम 6 बजे आपके लिए लेकर आते हैं एक नया टॉपिक और उस पर सारी ही डिस्कशन रहता है, सारी जानकारी देते हैं हम अपनी बीमारियों के बारे में, क्या परेशानी है आपको क्या नहीं। तो आज का टॉपिक है हमारा गठिया बाई आखिर क्यों होती है, क्या इसके कारण हैं, क्या लक्षण हैं, इसी पे सारी चर्चा रहेगी। आप जल्दी से अपने अपने सवाल लिखिएगा और भेजिएगा ताकि डॉक्टर साहब हम आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकें। तो आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर अनुज। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू समर, थैंक यू इंडिया न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अनुज जैन, मैं बोन एंड स्पेशलिस्ट हूं सन परमानेंट हॉस्पिटल दिल्ली में। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर। मैं आपके सभी आंसरों का जवाब दूंगा। आपको जो भी लगता है, जो आपके रेलेवेंट सवाल है, ज़रूर पूछें। मैं पूरा कोशिश करूँगा उनको ठीक से बताऊँगा आपको। तो असल सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि आखिर ये गठिया बाई क्यों होती है। गठिया के बहुत सारे रीजंस होते हैं। गठिया कई बार बचपन से भी होती है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है जिसमें हमारी जीन्स के अंदर गठिया होती है। उसको मैनिफेस्ट अलग अलग एज पर होता है। कुछ कुछ लोगों में बहुत बचपन में भी गठिया हो जाती है, कुछ कुछ लोगों में 10 से 20 साल पे आती है। जो दूसरी गठिया होती है वो होती है एज रिलेटेड। कुछ कुछ लोगों में जब 50 से 60 साल के होते हैं, बिकॉज ऑफ वेयर एंड टीयर, धीरे धीरे घिसने की वजह से जॉइंट हमारे ख़राब हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं डीजनरेटिव आर्थराइटिस। और बाकी जो होते हैं हमारी जीन्स के अंदर है, सबसे कॉमन जो आर्थराइटिस उसकी वजह से होता है उसे हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बाकी और बहुत तरह के आर्थराइटिस होते हैं, जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है हमारी, ट्रोमेटिक आर्थराइटिस, किसी को चोट लगा उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर सबसे कॉमन जो रीज़न रहते हैं दैट इज डिजनरेटिव आर्थराइटिस, मतलब कि उम्र की वजह से जॉइंट घिस जाना, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसके अंदर हमारे जीन्स के अंदर गठिया है और वो उसकी वजह से जोड़ में दर्द होता है, सूजन होता है और फ्यूचर में आके जॉइंट्स खराब हो जाते हैं। तो आखिर इसके लक्षण कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कि हमें गठिया बाई हो गई है। गठिया का सबसे कॉमन लक्षण होता है जोड़ों में दर्द होना। सबसे कॉमन जो लक्षण होगा, मान लो हम जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं तो उसमें क्लासिकली क्या होता है, लोगों के जो जॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली हाथ होते हैं, हाथों के सभी स्मॉल जोड़ों के अंदर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा और सूजन रहेगा। स्पेशली इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह सो के उठोगे आपको ऐसा लगेगा कि आपके जॉइंट सूजे हुए हैं और दर्द कर रहे हैं। जैसे जैसे समय गुजरेगा आपका दर्द इंप्रूव हो जाएगा। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपका जोड़ों का दर्द सबसे ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम पे होगा और शाम तक आते आते काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा। इसके मुकाबले अगर हम डिजनरेटिव आर्थराइटिस देखते हैं जिसके अंदर जोड़ उम्र की वजह से ख़राब हो रहे हैं, उसके अंदर जो दर्द होगा मैक्सिमम शाम के टाइम पे होगा। सुबह जब आप रेस्ट करके उठेंगे तो आपका दर्द सही होगा, जब शाम के टाइम तक पहुँचते पहुँचते थकान की वजह से आपका दर्द बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आर्थराइटिस की स्टेज बढ़ेगी आपका दर्द भी बढ़ता रहता है, आपकी सूजन भी बढ़ेगी जॉइंट्स में से, आपको जोड़ में से आवाज़ भी आनी शुरू हो सकती है चटक चटक की, और बहुत सीवियर स्टेज में लोग चल भी नहीं पाते, धीरे धीरे बिस्तर पे भी जाते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनुज, आपने बखूबी बताया है कि आखिर ये क्या लक्षण होते हैं इसके। तो भी हमारे साथ व्यूवर्स जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। एक रेयर स्टार करके हैं, वो पूछ रहे हैं कि लंबे लोगों को अपने घुटने के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि उनकी जो दर्द है वो कम हो जाए और वो सही से रह पाए। स्ट्रेचर से हमारे आर्थराइटिस का कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वो लंबा हो या छोटा, हमको सेम प्रिकॉशन रखनी है सबके लिए। हम सबको अपने वजन पे ध्यान रखना है, हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको जो जो एक्टिविटी हम कर सकते हैं सब करना चाहिए। जितना हम घर पे रहेंगे उतने जल्दी जोड़ खराब होंगे। तो लॉन्ग स्ट्रेचर के लिए ऐसा अलग से कुछ नहीं है, सब लोगों को सेम प्रिकॉशन रखनी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनुज, एक सवाल और है मेरा कि इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमें गठिया बाई होने से बचाव मिल सके। देखो, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उससे हम बच नहीं सकते, वो तो हमारे जीन्स के अंदर है, तो वो कभी ना कभी मैनिफेस्ट होगा ही होगा, तो हमको कभी ना कभी सिम्टम आएंगे ही। पर रेगुलरली अगर हम एक्टिव रहेंगे, रेगुलर ट्रीटमेंट रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा दर्द कम हो जाएगा और जॉइंट खराब नहीं होंगे। इसके मुकाबले अगर हम डीजनरेटिव आर्थराइटिस देखें, जो सबसे कॉमन कारण है आर्थराइटिस का इंडिया के अंदर, जिसके अंदर दोनों लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं, उसके लिए हमको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा वेट ना बढ़े, हमको रेगुलर मेडिसिन आती है कुछ कुछ जॉइंट की ग्रीसिंग की, वो लेनी चाहिए, और हमको सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, पार्क जाना चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि जॉइंट में लुब्रिकेशन चलती रहे। अगर हम रेस्ट करना शुरू कर देंगे, उसी की वजह से हमारे जॉइंट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। हमको लगता है हमारा जॉइंट खराब हो रहा है, हम कम इस्तेमाल करें तो हमारा जॉइंट और जल्दी खराब हो जाता है। एक्चुअली हमको जितना जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा वो चलेगा। डॉक्टर अनुज, अभी अपने व्यूअर्स का सवाल ले लेते हैं। सर, क्या एक शुक्रिया शाही करके हैं, वो पूछ रही है क्या बोन्स में गैप होना भी गठिया को प्रमोट करता है किसी तरह से। बोन्स में गैप होना गठिया का ही एक लक्षण है। जैसे जैसे आपका गठिया बढ़ेगा, बोन के अंदर गैप कब होता रहेगा। बोन के अंदर गैप होना नॉर्मल होता है,
काफ़ी बार मैं क्लिनिक में देखता हूँ, लोग कहते हैं बोन में गैप आ गया, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बोन में गैप नॉर्मल होता है। जो गैप है वो कार्टिलेज है, जो हमें एक्सरे में नज़र नहीं आ रहा। जैसे जैसे उम्र के साथ हमारा कार्टिलेज खराब होता है तो वो गैप कम हो जाता है हमारा। तो इसी वजह से बोन में गैप आना, गैप कम हो जाना अब नॉर्मल है। और जैसे जैसे आपका आर्थराइटिस बढ़ेगा वो गैप कम होता रहेगा, और एंड स्टेज आर्थराइटिस में दोनों आपकी बोन्स आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे और आपका पेन सीवियर हो जाएगा, जिस स्टेज पे आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्टर अनुज, एक सवाल है मेरा कि क्या ये बीमारी वापस मतलब ख़त्म नहीं होती है? क्या ये मतलब हमेशा के लिए रहती है? दोनों ही बीमारी, चाहे वो जेनेटिक की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, वो तो आपकी जीन्स में कभी भी ठीक नहीं होगी। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो आपको रेगुलर लेनी पड़ेंगी, तो वो एक बेस लाइन लेवल पे मेंटेन रहती है, आपको परेशान नहीं करती। अगर आप दवाई छोड़ेंगे, रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो जॉइंट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और जो एज वाला आर्थराइटिस होता है, जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस, उसके अंदर जैसे जैसे समय गुजरता है आपकी आर्थराइटिस प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, आपका दर्द बढ़ता रहेगा। तो आपको सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेना है। अर्ली स्टेजेस में फिजियोथेरेपी दवाइयों से काम चल जाता है, मिडिल स्टेजेस में इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, उसके बाद वाले स्टेजेस में अलाइनमेंट ऑस्टियोटमी होती है, बोन कट करके सीधी कर रहे हैं तब भी हमारा जॉइंट बढ़ जाता है, और एंड स्टेज आर्थराइटिस में आपको सर्जरी करानी पड़ती है, जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनुज, एक सवाल है मेरा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या इसके लिए कोई एक्सरसाइज होती है ताकि दर्द में आराम मिले, या फिर या मेडिसिन ही हमें लाइफ टाइम खानी पड़ती है इसके लिए? एक्सरसाइज हमको रेगुलर करनी चाहिए, हमको रेगुलर वॉकिंग करनी चाहिए। हम जिन लोगों को इवन आर्थराइटिस या जॉइंट खराब हो गए हैं, उनको भी हम, उनके लिए भी वॉकिंग अच्छी एक्सरसाइज है। आपको ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं। जिन लोगों के घुटने बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए उनको रनिंग नहीं करनी चाहिए। हमको दिन में स्टेयर्स ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। आजकल हम लिफ्ट का प्रचलन आ गया, हम स्टेयर्स यूज़ नहीं करते, तो स्टेयर्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग ज़मीन पे नहीं बैठते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करते हैं। एक वो भी अच्छी हैबिट थी जिससे हमारी नी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी। आजकल के नए ज़माने में ये सब चीज़ें कम होने के कारण से आर्थराइटिस थोड़ा जल्दी आ रहा है। तो क्या गठिया बाय सिर्फ घुटनों में ही होती है, या ये अलग हमारे जॉइंट होते हैं, जैसे नी, कहाँ कहाँ गठिया बाय का दर्द महसूस होता है? जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस होता है, जिसमें हमारा उम्र की वजह से जॉइंट खराब हो रहा है, सबसे कॉमनली नी के ही अंदर प्रॉब्लम होती है। 99% पेशेंट के नी में प्रॉब्लम आती है, वो टाइम बढ़ती रहती है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके अंदर सबसे पहले जो जोड़ इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं हाथों के जोड़, पर धीरे धीरे हाथों के बाद एल्बो जॉइंट्स हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट, सब जॉइंट इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर। बिल्कुल। डॉक्टर अनुज, अभी अपने व्यूवर्स का सवाल ले लेते हैं। निखिल पांडे का एक क्वेश्चन है कि अर्थराइटिस के वार्निंग साइंस क्या है? आर्थराइटिस का वार्निंग साइन है आपको रेगुलर पेन रहना, आपको जॉइंट्स में स्वेलिंग आना और जॉइंट्स में से आवाज़ आना। आपको लगे आपको इनमें से कोई भी लक्षण है और एक हफ्ता हो गया वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपके घर के पास किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को आपको दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर अनुज, एक सवाल है मेरा कि अब कैसे पता चले कि हमें गठिया बाय के सिम्टम्स हैं? अगर किसी को ऑलरेडी गठिया हो चुका है तो हमें पता लग ही जाएगा, क्योंकि उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा, जॉइंट में सूजन आ जाएगी, आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, चलने में डिसबैलेंस होकर चाल चेंज हो जाएगी। पर अर्ली स्टेज में अगर किसी को सस्पिशन है, तब तक सिम्टम पूरे नहीं आए हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करा सकते हैं ब्लड के अंदर, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में गठिया है या नहीं है। जैसे कि ESR हो गया, CRP हो गया, रूमेटॉइड फैक्टर हो गया, NTCCP, HLA-B27, बहुत सारे टेस्ट आजकल अवेलेबल हैं जिससे हमें ये पता लग सकता है कि हमारी बॉडी में गठिया है या नहीं है। पर ये रूटीन टेस्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा रूटीन प्रोफाइलैक्सिस हम पहले ही करा के रखें हैं गठिया है या नहीं है। अगर किसी को सिम्टम है तभी ये टेस्ट कराए जाते हैं। बिल्कुल। तो गठिया बाय के लिए आप क्या कोई परहेज़ भी करना ज़रूरी है? कोई चीज़ ऐसी ना खाएं मरीज़ ताकि बात ही ना हो, या कुछ भी अपने साइड से आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जिन लोगों को गठिया होता है, ऐसा देखा गया है, अगर वो बहुत ज़्यादा खट्टा खाएंगे, स्पाइसी खाएंगे, तो उनको दर्द बढ़ जाता है, या फिर ठंडा खाना खाएंगे तो दर्द बढ़ जाता है। इस वजह से जो फ्रिज में रखा हुआ खाना हो गया, स्पेसिफिकली दही हो गया, फिर खट्टा खाना हो गया, नींबू खाना हो गया, ये चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। बाकी रूटीन हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारी बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। बिल्कुल। डॉक्टर, मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या ये इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि ऑपरेशन की नौबत आती है? मेजोरिटी लोग जो होते हैं आज के टाइम में, जितने में इंडियन लोग हैं, बाय द एंड ऑफ 60 ईयर्स सबके नी इतने ख़राब हो जाते हैं कि हमको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। पर जॉइंट रिप्लेसमेंट हमेशा इलेक्टिव प्रोसीजर होता है, ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं कराएंगे तो कुछ हो जाएगा। अगर हमको तकलीफ है और हमारी लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रहा है और हमें ऐसा लगता है कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं जी पा रहे, उन लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट ज़रूर कराना चाहिए। जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी सर्जरी होती है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, और एक बार नया जोड़ जब जलता है वो कम से कम 15 से 20 साल चलता है, तब तक आप पेन फ्री मोबाइल लाइफ जीते हैं। तो अभी और क्या खास टिप देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं बस यही बोलना चाहूँगा, आप सबको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम डाइट लेनी चाहिए, और अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ जो जैसे स्टेयर्स वगैरह यूज़ करनी चाहिए, लिफ्ट कम इस्तेमाल करनी चाहिए,
और ब्रिस्क वॉकिंग पे रेगुलर जाएं। और स्पेसिफिकली फीमेल ज़रूर ध्यान रखिए अपना हेल्थ का, क्योंकि फीमेल में आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। फीमेल्स के अंदर बाय एंड ऑफ 50 ईयर्स कार्टिलेज में वेयर एंड टियर हो जाता है। तो आप हाई कैल्शियम हाई प्रोटीन दूध, दही, पनीर, सोयाबीन ज़रूर खाएं। अगर आप नॉन वेज खा लेते हैं तो आप अंडा ज़रूर खाएं। उसी से आपके बोन हेल्थ मेंटेन रहेगी और आर्थराइटिस के आपका क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर अनुज, जैसे देखा गया है ना कि पहले ज़माने में गठिया बाहें बहुत उम्र के लोगों को होती थी, जैसे 50 क्रॉस कर दिया या वुमेंस को, लेकिन आजकल ये बहुत ही यंग लोगों में आर्थराइटिस पाई जा रही है। तो आखिर इसके कारण क्या है? इसका मेन रीज़न हमारा लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया। हम आज के ज़माने में अपने बच्चे भी देखें तो ज़्यादातर बच्चे लैपटॉप और उस पर लगे रहते हैं। उनके जो नीचे जाने की एक्टिविटीज़ बहुत मिनिमल हो गई है। इसी तरह हम भी अगर देखें, हमारा सारा काम आजकल गाड़ी में होता है। हम गाड़ी से उतरते हैं, काम पे जाते हैं और फिर गाड़ी में चढ़ जाते हैं। पहले के ज़माने में लोग साइकिल चलाते थे, लोग पैदल खेत में जाते थे, उसकी वजह से आर्थराइटिस डेली आता था। आजकल वो सब काम कम हो गए हैं। इसी वजह से घुटनों का प्रयोग कम हो गया। इसी वजह से घुटनों में आर्थराइटिस बहुत कॉमन और बहुत जल्दी आ जाता है। तो अब मैंने एक ये केस सुना था डॉक्टर कि बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि नसें भी सूखने लगती हैं, क्या ये इससे रिलेटेड है? आर्थराइटिस जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी मोबिलिटी कम होती रहेगी, आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होती रहेंगी, आपकी चलने की जो स्पीड कम हो जाएगी, आपका चलने का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है। आपको जब भी उपयुक्त लगता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। उससे आपकी जो जॉइंट की लाइफ बढ़ जाती है, आपका चलना फिरना बढ़ जाएगा। आपको जो और बीमारियां बैठे रहने की वजह से होती है वो नहीं होंगी। जैसे आपका शुगर बेहतर कंट्रोल हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर कंट्रोल हो जाएगा, आपकी चलने की स्पीड, चलने की वॉक वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा। डॉक्टर अनुज, अभी अपने व्यूवर्स का सवाल ले लेते हैं। प्रियंका कुमारी का क्वेश्चन है कि माय फादर इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी, व्हाट इज द प्रिकॉशन? प्रिकॉशन इज रेगुलर एक्सरसाइज। और फिजियोथेरेपी में डॉक्टर साहब ने आपको एक्सरसाइज कराई होंगी, वो उनको रेगुलर करनी चाहिए। अगर उनके नी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो उनको ज़मीन पे आलती पालती मार के बैठना नहीं चाहिए। और बाकी रेगुलर एक्सरसाइज करें। जो जॉइंट की ग्रीजिंग की गोलियाँ आती हैं, स्पेसिफिकली ग्लूकोसामीन, उनको रेगुलर लें ताकि जब तक उनका जॉइंट चल रहा है वो चलवाते रहें। डॉक्टर अनुज, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मतलब ऑपरेशन नहीं करा सकते, कि इसका एक्सपेंस क्या होता है ऑपरेशन का? ऑपरेशन का एक्सपेंस हमेशा वेरी करता है। बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल्स होते हैं। जो इम्प्लांट की जो प्राइस है वो तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने कैप कर दिया है, इम्प्लांट का प्राइसिंग फिक्स हो गया है। बाकी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जहाँ जितनी फैसिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से प्राइस वेरी करता है। अगर हम एवरेज खर्चा देखें जॉइंट रिप्लेसमेंट का, दिल्ली के एक अच्छे अस्पताल में एक अच्छे इम्प्लांट के साथ करीबन 1.5 से 2 लाख रुपये करीब आता है। पर यही सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है, जहाँ बिना किसी पैसे के भी आप जॉइंट रिप्लेस करा सकते हैं। चलिए, ये तो आपने मसला हल कर दिया कि मतलब किस तरह हम ऑपरेशन करा सकते हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इसको इतना कंट्रोल किया जाए कि ऑपरेशन की नौबत ना आए? वही आप रेगुलर डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, बट डिस्पाइट ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग अस, इवन हमको भी आर्थराइटिस होना ही होना है, तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हो सकता है वो प्रोलॉन्ग हो जाए। हमें जो आर्थराइटिस 55 साल की आने में 65 साल में हो जाए। हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी करें, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, तो हम आर्थराइटिस को पोस्टपोन कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अनुज, आपका कहना ये है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, यानी कि अगर जेनेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है या नॉर्मल लोगों को ये ज़्यादा होता है? नॉर्मल लोगों को डिजेनरेटिव आर्थराइटिस ज़्यादा होता है। हम सब जो इंडियंस हैं, हम सब डी के आर्थराइटिस के लिए प्रोन हैं। और 90% ऑफ द पॉपुलेशन जिनकी उम्र 65 साल हो चुकी है उनको आर्थराइटिस होगा और विद टाइम बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो अभी अपने दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नाफिया निसार का क्वेश्चन है कि आर्थराइटिस में कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है, लाइक एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक? आर्थराइटिस में हर तरह के ट्रीटमेंट इफेक्टिव हैं। आपको रेगुलर फॉलो करना है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो। होम्योपैथिक थोड़ा स्लो काम करता है पर अच्छा काम करता है। जिस भी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट पे आपको भरोसा है वो आपको करना चाहिए, पर रेगुलर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना आयुर्वेदिक ट्राई करा, आपको रिलीफ नहीं, आप आयुर्वेदिक में चले गए, आपको उससे रिलीफ नहीं आया, फिर आप होम्योपैथिक में चले गए। तो आप जो भी करें लंबे समय तक करें। डॉक्टर अनुज, जैसे अभी बड़ों में आर्थराइटिस होता था, अब यंग में हो रहा है, तो ये बच्चों के लिए बच्चे कैसे एक्सरसाइज करेंगे? बच्चों के लिए क्या आप मतलब सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? बच्चे इसको कैसे कंट्रोल करें? बच्चों के लिए नीचे पार्क में जाना, खेलना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी है, इवन अपने घर में भी, इवन मेरे जो बहुत सारे कलीग्स हैं उनके घर में भी, बच्चे आजकल नीचे नहीं जाना। कोरोना के बाद से वो इतने सीमित हो गए हैं, उनका लाइफस्टाइल यही हो गया, वो स्कूल से आते हैं, अपना खाना खाते हैं, अपने आईपैड वगैरह पे लगते हैं, थोड़ा बहुत घर में खेलते हैं, फिर दोबारा आईपैड पे करते हैं, पूरे दिन घर में लगे रहते हैं। उनका नीचे जाने का मन ही नहीं करता, ना वो नीचे जाते हैं ना खेलते हैं। तो अगर बच्चे रूटीनली एक्टिव रहेंगे जैसे हम बचपन में थे, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, उसी से जॉइंट की हेल्थ मेंटेन रहेगी और उसी से उनको जोड़ में दर्द नहीं होगा। तो डॉक्टर अनुज, इसकी मेडिसिन भी चलती है?
अगर आपको गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनकी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती है, जिससे आपका जो आर्थराइटिस है वो ज़िंदगी भर कंट्रोल रहता है और जॉइंट खराब नहीं करता। वेरएज़ जो उम्र वाला आर्थराइटिस होता है, एक टाइम तक उसमें मेडिसिन काम करती है, एक समय के बाद मेडिसिन भी काम करना बंद करती है, जब हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन देने पड़ते हैं। तो आपके लिहाज से सबसे बड़ा इसमें जो रोल है वो एक्सरसाइज और अपना लाइफस्टाइल को चेंज सबसे करना इम्पोर्टेंट रोल लाइफ स्टाइल का है। ठीक है, अपने दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सर एक क्वेश्चन आ रहा है आदित्य चौहान का कि सर क्या आप कुछ विशेष एक्सरसाइज करके बता सकते हैं हम आपको देख रहे हैं तो कुछ समझ आएगा अच्छे से, वो एक्सरसाइज जानना चाह रहे हैं। सबसे कॉमन जो एक्सरसाइज होती है वो हम जो बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है, हमारे घुटने की जो मेन मसल्स है वो हमारे नी के ऊपर, घुटने के ऊपर होती है। सबसे कॉमनली हम एक तकिया ले सकते हैं, तकिए को घुटने के नीचे लगा सकते हैं, पंजों को अपनी तरफ खींच के हम घुटने से तकिए को नीचे दबा सकते हैं। इसे कहते हैं क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ये सबसे कॉमन एक्सरसाइज है और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जिससे आपके नी मेंटेन रहेंगे। क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आप चाहे तो सेम एक्सरसाइज यूट्यूब या गूगल पे ये टर्म आप लिखेंगे, आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी किस तरीके से आपको करना है। डॉक्टर अनुज अपनी साइड से और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि यह हमारा लाइव सेशन बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी सारी जानकारियाँ आपने दी हैं, तो अपनी तरफ से आप क्या टिप देना चाहेंगे आखिरी? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, हमको अच्छा खाना चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर अनुज ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है। आज आप बखूबी समझ गए होंगे कि आपको गठिया बाय में क्या चीज़ करनी चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए, या कौन सा मतलब ऑपरेशन कितना ज़रूरी है, दवाइयाँ कौन सी लेनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमेशा ऐसी ही ओपीडी में आते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं शाम 6 बजे एक एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, जो आपके लिए हर समाधान हम आपके सामने रखते हैं। तो आज का लाइव सेशन यही क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है और लोगों को भी अवेयर करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ओपीडी को देख पाएँ और आप अपनी परेशानियों को दूर कर पाएँ। आज के इस लाइव सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहेंगे इंडिया न्यूज़ हेल्थ के साथ। नमस्कार।